नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। इतिहास क्या होता है, इतिहास कैसे लिखा जाता है। स्कूल कॉलेजों के इतर मान्यतावादी लोगों के द्वारा तरह तरह की काल्पनिक कथा कहानियां सुनाई जाती है, क्या वो भी इतिहास है। संस्कृत को आजकल प्राचीन भाषा प्रचारित किया जा रहा है तथा एक तथाकथित युग पुरुष चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त के सबूत क्या है जैसे प्रश्न आपके मन में भी है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें तथा खुद ही कंक्लूड करें कि कहाँ पे आपको भ्रमित किया जा रहा है और कहां पे भ्रम की स्थिति है। दरअसल ज्यादातर लोगों का मानना है कि इतिहास अतीत के बारे में तथ्यों का संग्रह है और यह शिक्षण इतिहास में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों के उपयोग के माध्यम से प्रबलित है। वे वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे कि सूचनाओं का संग्रह, पर वास्तव में इतिहास अतीत के बारे में तथ्यों का संग्रह बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास में उस समय जो लोग दर्ज किए गए हैं उनके आधार पर अतीत में क्या हुआ इसके बारे में तर्क दिए गए हैं। इतिहासकार अक्सर इस बात पर असहमत होते हैं कि तथ्यों के साथ साथ उनकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। इतिहास का पता कई महत्वपूर्ण तथ्यों से पता चलता है, जैसे मोटे तौर पे हम इसे दो पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में उत्खनन से, इसमें प्राप्त शिलालेख भी आते हैं। सेकेंड पार्ट में देसी विदेशी लिखित नोट से। उत्खनन से मिले प्रमाण देखकर उसकी कार्बन डेटिंग विभिन्न लेखक विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर भारत का उदाहरण देखें तो यहाँ जो भी उत्खनन में मिलता है वो सीधे भारत सरकार के पास चला जाता है और वहाँ के जो स्थानीय प्रभारी होते हैं उनके बयान को ही मीडिया तरह तरह से तोड़ मरोड़ कर, कभी कभी स्थानीय प्रभारी भी इसमें सम्मिलित होते हैं, वो भी अपने शब्दों को हेर फेर कर भ्रमित बयान दे देते हैं और इसका फायदा उठाकर विभिन्न मीडिया समूह तरह तरह की अफवाहें लोगों में फैलाते रहता है। उदाहरण के तौर पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सबूत जब भी कहीं मिलते हैं तो कभी कोई इसे महाभारत से जोड़कर बता देता है तो कोई द्वारिका से जोड़कर, और फिर इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेक मीडिया में प्रचारित कर लोगों को गुमराह किया जाता रहा है और फिर वही लोग उसे लेकर तरह तरह लोगों से डिबेट करते हुए पाए जाते हैं कि द्वारिका का सबूत मिल गया, महाभारत का सबूत मिल गया। फिर इसमें कुछ वैसे भी लोग शामिल हो जाते हैं जो थोड़े से ऊंचे पोस्ट पे हैं और वो भी यही भ्रमित प्रचार करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लेखक हैं जो उत्खनन के वास्तविक आकलन के आधार पर तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। उत्खनन में अगर शिलालेख मिल जाए तो उस शिलालेख पे जो भी बातें लिखी होती है उसे मानना महत्वपूर्ण होता है और उसे हम नकार भी नहीं सकते क्योंकि इतिहास के परिप्रेक्ष्य में वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर सेकंड पार्ट में देसी विदेशी लिखित नोट्स। ये नोट्स वास्तव में उत्खनन से जो भी प्रमाण मिलते हैं उस पे इतिहासकार सिर्फ अपने अपने आकलन और तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उसी कालखंड में जो देसी विदेशी लिखित नोट्स मिल जाते हैं वो उस आकलन को वेरीफाइड कर बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं। उदाहरण के तौर पे 350 BC टू 230 BC में मेगास्थनीज यूनानी सेनापति सेल्यूकस का दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई वर्षों तक रहकर भारत की सभ्यता संस्कृति को देखकर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। इसके बाद पहली सदी में यूनान के ही एक दूसरे लेखक एरियन ने इंडिका नाम से ही एक दूसरी पुस्तक लिखी। यह लेखक कभी भारत नहीं आया, लेकिन इसने दूसरों से सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारत के बारे में काफी कुछ बातें भी अपनी किताबों में लिखी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुनी सुनाई बातों में काल्पनिकता, अफवाह, दूर के ढोल सुहावने होते हैं जैसों का समावेश भी हो सकता है और यह भ्रम भी पैदा करता है। और कई लेखक इसी नोट्स को पढ़कर कई किताबें लिखे और लोगों को भ्रमित भी किए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेगास्थनीज का मूल इंडिका है उसमें क्या लिखा हुआ है और रेफरेंस के तौर पे उत्खनन के आधार पर इतिहास लिखने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राजीव पटेल जी की किताब बुद्धिजीवियों के षड्यंत्र के हवाले से बताऊंगा। इसमें मेगास्थनीज की जो मूल इंडिका है उसमें उन्होंने भारतीयों को पेशे के हिसाब से 7 भागों में बांटा है। फर्स्ट, विद्वान वर्ग, फिलोसफर्स। किसी भी समाज के लोग विद्वान हो सकते हैं और उस विद्वान वर्ग को सभी लोग प्रमुखता देते हैं। सेकंड, कृषक वर्ग। सबसे अधिक जनसंख्या इनकी है, द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण वर्ग। इन्हें शासकीय बंधनों से छूट प्राप्त थी, राजा इन पर किसी कार्य के लिए बल प्रयोग नहीं कर सकता था। ये गाँवों में रहते थे और किसी कारणवश शहर आते जाते थे। ये उपज का चौथा भाग राजकोष में राजस्व के रूप में देते थे। थर्ड, पशुपालक वर्ग। ये गाँव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहते थे और फसल को नुकसान पहुँचाने वाले पशु पंछियों का शिकार करते थे। यह समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण वर्ग था। फोर्थ, कारीगर वर्ग। ये किसानों की खेती के औजार के साथ साथ युद्ध के हथियार भी बनाते थे। ये करों से मुक्त थे और इन्हें राज्य से वेतन मिलता था। फिफ्थ, सैनिक वर्ग। कृषकों के बाद इनकी संख्या सर्वाधिक थी। इनके पास घोड़े और हाथी होते थे। इन्हें राजा से नियमित वेतन मिलता था। सिक्स, शासकीय कर्मचारी, सभासद और कर निर्धारक। ये लोग ऊंचे राजकीय पदों पर नियुक्त होते थे और ये विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय व वित्तीय कार्य करते थे। सेवेंथ,
गरीब वर्ग। मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों को पतले, लंबे और हल्के शरीर वाला फुर्तीला बताया है। हालांकि ऐसा आज नहीं है, क्योंकि पिछले 2200-2300 सालों में पीढ़ी दर पीढ़ी काफी चेंजेस आए हैं। मेगास्थनीज अपने बुक में आगे लिखते हैं, यहाँ के सैनिक या योद्धा कृषक या पशुपालक का बहुत सम्मान करते थे। युद्ध के दौरान फसलों और पशुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता था। यहाँ विभिन्न पेशागत लोग रहते हैं, वे सभी यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ पर विदेशी लोगों के लिए कोई बस्ती नहीं है। ये पॉइंट गौर करने वाला है। यूनानी समाज के विपरीत यहाँ पर गुलामी प्रथा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के सामाजिक नियम के अनुसार सभी लोगों को समान माना जाता है और कोई विशिष्ट वर्ग मौजूद नहीं है। यह भी ध्यान देने वाली बात है। मेगास्थनीज की इंडिका में सारा वर्ग तरल था, यानी कि कृषक का पुत्र भी विद्वान बन सकता था, सैनिक भी, कारीगर भी या सरकारी पदों पे आसीन हो सकता था। जबकि आज यह तरलता ठोस में बदल चुकी है, यानी कि जाति वर्ण जन्म से डिसाइड होता है। अब कुछ इतिहासकार जो धर्मांध हैं, वो इन्हीं नोट्स को पढ़कर अपनी तरह से व्याख्या थोड़ा अलग कर देते हैं। जैसे वो ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे थी। जबकि इन नोट्स को पढ़कर लगता है कि जाति व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी और न ही वर्ण व्यवस्था थी। इसके अलावा कोई भी सबूत नहीं है। अब जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है, उन्हीं को पढ़कर अपने अपने व्याख्यान दिए जाते हैं अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, और यहीं से भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए। कुछ लेखक मौर्य वंश का क्रेडिट लेने के लिए एक ब्राह्मण किरदार विष्णुगुप्त उर्फ कौटिल्य उर्फ चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु बताकर मौर्य काल में फिट करते हैं। फिर इस चाणक्य किरदार की भाषा नागरी लिपि और संस्कृत भाषा बताते हैं कि उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं आती थी। अब यहाँ पे नागरी लिपि को कुछ लोग आजकल देवनागरी लिपि भी बोलते हैं। देव शब्द एक एक्स्ट्रा पुटअप किया गया है, ये भी इनकी चाल का ही एक हिस्सा है। और इस क्लेम के लिए पिछले 100 सालों के अंदर, स्पेशली टीवी आने के बाद, एक संस्कृत किताब और उसका हिंदी रूपांतरण चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र नाम की किताब प्रचारित की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चाणक्य, जिन्हें इतने जोरों शोरों से प्रचारित किया गया है, क्या वो काल्पनिक है? यह सोचकर आप चिंता में पड़ सकते हैं कि जी हाँ, चाणक्य का कोई भी उत्खनन का सबूत नहीं है, न कोई पुरातात्विक सबूत है, न किसी भी देसी विदेशी राइटर के द्वारा लिखा गया उस कालखंड का कोई सबूत। यहाँ तक कि चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ न तो कोई हस्तलिखित ताम्रपत्र भोजपत्र मिलता है और न ही कोई शिलालेख। मेगास्थनीज जो पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहकर यहाँ की सभ्यता देखकर अपने नोट्स लिखकर गए थे, उन्होंने भी कहीं पे भी चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त उर्फ कौटिल्य या फिर संस्कृत का नाम तक नहीं लिया है, न ही उसमें लिखा है। अब न कोई चाणक्य का सबूत है, न संस्कृत का, तो फिर इनके नाम पर जो आजकल किताबें परोसी जा रही हैं पिछले 50-100 सालों के अंदर, वह उसी तरह से लगती हैं जैसे सुब्बा राव शास्त्री ने 100 साल पहले विमान शास्त्र लिखकर फर्जी ही प्रचारित कर दिया कि यह भारद्वाज ऋषि के द्वारा लिखी हुई हजारों साल पुरानी किताब है। डिटेल से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वीडियो 19 और 15 आप देख लीजिए। इसी कालखंड में सम्राट अशोक के कई शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक और यूनानी भाषाओं में भी मिलते हैं, लेकिन संस्कृत में नहीं। अब जरा सोचिए, चाणक्य इतने फेमस थे, अगर थे तो, और संस्कृत ही उनको आती थी, तो संस्कृत में कोई शिलालेख नहीं संस्कृत में कोई एक भी प्रमाण, न ही चाणक्य का प्रमाण। ऐसा कैसे हो सकता है? अब कुछ लोग कहेंगे कि यूनानी भी तो सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक के दरबार में रहते थे, उन्हें भी तो यहाँ की स्थानीय भाषा नहीं आती होगी, फिर वो कैसे काम चलाते थे? तो यहाँ पे राजीव पटेल जी बताते हैं कि कई ऐसे शिलालेख भी मिले हैं, जैसे कि आरामाइक और यूनानी का द्विभाषीय राज्यादेश। उससे ये पता चलता है कि सम्राट अशोक द्विभाषीय भी अपने दरबार में रखते थे, जो कि यूनानी को यहाँ की स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करता था, लेकिन संस्कृत का तब भी कोई प्रमाण नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोग यह कह सकते हैं कि चलो चाणक्य का प्रमाण नहीं है, संस्कृत का भी प्रमाण नहीं है, तो ब्राह्मण तो होंगे। और उसके लिए वो ये बताते हैं कि सम्राट अशोक का जो वृहद शिलालेख है, उसका जो चौथा स्तंभ है, उसमें बमहन समन शब्द आया है। अब जरा सोचिए, बमहन समन में ब्राह्मण शब्द नहीं है, बमहन समन है। कुछ लोग इसको ब्राह्मण बता रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मण और श्रमण, दो ये विभिन्न जातियां ही उस समय पाई जाती थी, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो मेगास्थनीज के नोट्स हैं, उससे ये पता चलता है कि उस समय न तो कोई ब्राह्मण था और न ही कोई जाति प्रथा थी। इसीलिए ये बात पूरी तरह से गलत हो जाती है और कहीं भी दूसरी जगह यह शब्द आया ही नहीं है। इसके सपोर्ट में राजीव पटेल जी कुछ और भी सबूत प्रस्तुत करते हैं। जैसे ये बताते हैं कि शुंग काल तक री शब्द कहीं प्रयुक्त ही नहीं हुआ है, न ही उसके सबूत पाए गए हैं, और री ही शब्द से ऋषि बनता है, ऋग्वेद बनता
है। तो जब सोचिए, जब ये शब्द था ही नहीं तो ऋग्वेद कहाँ से आ गया? यानी कि ऋग्वेद जो शब्द आया है वो भी शुंग काल के बाद का है। वो अलग बात है कि उसके सबूत सिर्फ 500 साल पहले के ही लिखित में मिले हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो 17 आप देख सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया। यहाँ से आप एक बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो शब्द ही नहीं है जो शब्द आज प्रचलित हैं और जिनको हजारों साल और करोड़ों साल पुराना बताया जा रहा है। जब वो शब्द ही नहीं थे, न उसका भाषा का कोई प्रमाण है, तो फिर इतिहास आप कैसे लिख रहे हैं? मुंह से, मान्यता से। और वो मान्यता कहाँ से आ रही है? पिछले 200 सालों में अंग्रेजों ने जो इतिहास बना के दिया है उसी को पढ़कर सुनकर किताबें लिखे हैं पिछले 150 सालों के अंदर, 100 सालों के अंदर, और उसी किताबों की कहानियां लाखों साल, करोड़ों साल पुरानी हो गई। कुछ लोग चाणक्य को फिट करने के लिए पाणिनि को भी फिट करते हैं और बताते हैं कि पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर की रचना ईसा से 500 साल पूर्व की थी। अब जरा सोचिए, चाणक्य का कोई सबूत ही नहीं है और पाणिनि का भी कोई सबूत नहीं है और न ही संस्कृत का सबूत है, न उत्खनन में, न किसी नोट्स में, न किसी शिलालेख में। तो कहाँ से ये कहानियां आ गई? इतिहास कहाँ से लिखा गया है? मान्यता से। अब कुछ लोग यहाँ पे यह कह सकते हैं कि संस्कृत ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए ब्राह्मण लोग ले आए हैं। यह लिखावट की भाषा नहीं थी बल्कि ओरल ट्रांसफर होता था पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन इतिहास की दृष्टि से यह बेहद ही हास्यप्रद लगता है, क्योंकि जो भाषा प्रचलन में ही नहीं थी, आमजन की भाषा भी नहीं थी, जाति प्रथा का जिक्र नहीं मिलता, वर्ण व्यवस्था का कोई सबूत नहीं मिलता, न ही ब्राह्मण का, न ही संस्कृत का, न कोई शिलालेख, न कोई देश विदेश के नोट्स में यह दर्ज है कि रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, सूर्य सिद्धांत, सुलभ सूत्र, मनुस्मृति, आर्यभट्टिका, सुश्रुत संहिता, गीता जैसी किताबें उस समय कोई याद रखता था और ओरली पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता था। यह उस समय के लिए बहुत बड़ी बात होती अगर ऐसा होता तो, और जरूर इसे उस समय के तत्कालीन राजा किसी शिलालेख पे संरक्षित जरूर करवाए होते, या जो विदेशी लोग आए हैं जो छोटी छोटी बातों को भी अपने नोट्स में दर्ज किए हैं वो भी इसे अपनी नोट्स में मेंशन किए होते। लेकिन ऐसा तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र का हिस्सा लगती है जो पिछले 150 से 200 सालों के अंदर लिखी गई है। और हम जानते हैं कि 20वीं सदी आते आते बहुत सारे संस्कृत विद्यालय खोले गए और उन पे दिन रात संस्कृत की किताबें ही लिखी जाती हैं, छापी जाती हैं। वहीं से ये सारी चीजें छपी छपाई और उसको हजारों साल पुराना बताकर प्रचारित किया जा रहा है। यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि आखिर वो कौन से लोग थे जो दुनिया से अलग हटके अपने घर के अंदर ही एक नई भाषा को जन्म दे रहे थे और पीढ़ी दर पीढ़ी इतनी सारी मोटी मोटी किताबें ढो रहे थे। ये प्रैक्टिकल रूप से भी हास्यप्रद लगता है और नेचुरल रूप से भी। और खास बात ये है कि ये लोग दिन रात अगर यही काम करते थे तो वो पीढ़ियां आज गुम कहाँ हो गई? किताबें सारी बच गई और पीढ़ियां ही गायब हो गई। तो इस तरह की बहुत सारे प्रमाण राजीव पटेल जी अपनी किताब बुद्धिजीवियों के षड्यंत्र में प्रस्तुत करते हैं, जो उत्खनन से रिलेटेड और देसी विदेशी राइटरों के जो सबूत हैं उस कालखंड के, उसके आधार पर लिखे हैं। और मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूं कि यह पुस्तक आप सभी को पढ़नी चाहिए। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी दे दिया है, वहां से आप फोन करके भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें इतिहास की आपको वास्तविक जानकारी मिलेगी कि वास्तव में इतिहास क्या है और कैसे जो हमारे बुद्धिजीवी इतिहासकार हैं तथ्यों को तरोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने भ्रमित अपनी ही मानसिकता को प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काल्पनिक चरित्र को किसी कालखंड में फिट कर क्रेडिट लेना तथा इतिहास के शब्दों को हेर फेर से बदलने का षड्यंत्र होता रहा है और आज भी हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस षड्यंत्र से अवगत हो सके कि ऐसे बहुत सारे काल्पनिक चरित्र हैं जिनको इतिहास में बिना किसी सबूत के फिट किया गया है। और इस फिट करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कुछ तथाकथित धर्मांध इतिहासकारों का अपना षड्यंत्र हो सकता है या फिर उनकी अपनी कोई सोच हो सकती है। अन्यथा इस तरह की काल्पनिकता को इतिहास में जगह देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।